क्या 40 साल से चली आ रही मेहनत कामयाब हो गई है? क्या वाकई गॉड पार्टिकल यानी कि ईश्वरीय कण मिल गया है? क्या वाकई उसे एक छोटे से कण का पता चल गया है जो आधार बना इस पूरी सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का? सुनते तो आप बचपन से आए होंगे कि कण कण में भगवान है, लेकिन वो कण जो इस दुनिया का आधार है, गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण, उसकी खोज करने की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं। सबसे बड़ी सदी की खोज करने का दावा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। जी हां, आज की बड़ी खबर भी यही है कि पिछले 4 साल से सर्न की जिस प्रयोगशाला में हो रहे सबसे बड़े प्रयोग पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है, उसका जवाब मिल गया है। सर्न के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने गॉड पार्टिकल को ढूंढ निकाला है जिससे ब्रह्मांड बना है। मिल गया भगवान का कण, मिल गया ब्रह्मांड को बनाने वाला कण, सुलझ गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी खोज। दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग के कामयाब होने की आहट जो कल तक सुनाई दे रही थी, उसके सफल होने की घोषणा कर दी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी खोज है। जिस रहस्य को सुलझाने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने महामशीन बनाई थी, उसका मकसद पूरा हो चुका है। सर्न के वैज्ञानिकों ने विज्ञान की सबसे बड़ी खोज का दावा करते हुए कहा है कि उन्हें सर्न महाप्रयोग के दौरान नए कण मिले हैं। ईश्वरीय कण की खोज में सर्न में 6000 वैज्ञानिक 2 दलों में बंटकर काम कर रहे थे। इनमें से एटलस नाम की टीम ने दावा किया है कि जो कण उन्हें मिला है वो 100% हिग्स बोसोन ही है, जबकि सीएमएस टीम के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस कण की खोज हुई है वो 99.9979% हिग्स बोसोन की तरह है। जो हिग्स की डिस्कवरी है ये बहुत बड़ी खोज है। पिछले 40 सालों में जो है कहें तो क्वार्क्स की डिस्कवरी के बाद जो है हिग्स की डिस्कवरी सबसे बड़ी चीज है। हालांकि बीच में डब्ल्यू और जी बोसोन्स की डिस्कवरी भी हुई है, लेकिन इसका जो महत्व है वो डब्ल्यू और जी बोसोन्स की डिस्कवरी से भी ज्यादा है। जी हां, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है वो कण जिसे गॉड पार्टिकल यानी भगवान का कण कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले 40 साल से ब्रह्मांड के प्रयोग में 111 देशों के वैज्ञानिक लगे हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्न महाप्रयोग के दौरान मिले नए कण से अंतरिक्ष तकनीक में क्रांति आ सकती है, ऊर्जा के नए स्रोत मिलेंगे और इंटरनेट की गति में कई गुना इजाफा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया की हर चीज में ईश्वरीय कण यानी हिग्स बोसोन मौजूद है। Ce qu'on attend, c'est l'inconnu. C'est que on voit des choses qui ne sont pas forcément prévues par la théorie. सर्न के वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन पार्टिकल का पता लगाने के संकेत दिसंबर 2011 में ही दे दिए थे, लेकिन इसका ब्यौरा उजागर नहीं किया गया। It's the biggest discovery of the 21st century. गॉड पार्टिकल को ढूंढने के काम में वैज्ञानिकों को 40 साल से भी ज्यादा वक्त लगा। अकेले सर्न की महामशीन पर ही $10 अरब खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये कामयाबी इतनी बड़ी है जिसके आगे ये कीमत कुछ भी नहीं। के वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल को खोज लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है और इससे विज्ञान के नए नए आयाम सामने आएंगे और नई नई खोजें आने वाले दिनों में लोगों को देखने को मिलेंगी। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। कि 2 अलग गुट 2 थोड़े अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माना यही जा रहा है कि ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल मिल गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि ईश्वर की बनाई सारी सृष्टि का भेद इस गॉड पार्टिकल की खोज से खुल जाएगा। शायद ये भी पता चल जाए कि ब्रह्मांड का ओर छोर कहां तक है और टाइम मशीन की कल्पना को कैसे सच किया जा सकता है। सालों की मेहनत पूरी हुई और सर्न में हजारों वैज्ञानिकों ने जश्न और खुशी का ये गीत गाकर
दुनिया को अपनी कामयाबी का संदेश दिया। सर्न के वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल का पता लगाने का दावा करके विज्ञान की दुनिया में हलचल पैदा कर दी। इस खोज से पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से जुड़े रहे इंग्लैंड के वैज्ञानिक पीटर हिग्स की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन कणों के विश्लेषण के जरिए वैज्ञानिक सृष्टि का रहस्य सुलझा लेंगे। वैज्ञानिकों के दावे को सही माना जाए तो ईश्वरीय कण की खोज से दुनिया के ऐसे कई राज बेपर्दा हो जाएंगे जो अब तक अनसुलझे हैं। डार्क मैटर क्या है, इस सवाल का जवाब अब मिल जाएगा। माना जाता है कि 14 अरब साल पहले ऊर्जा के महाविस्फोट के चलते ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन सौर मंडल के ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर कैसे लगाते हैं, इसका खुलासा भी अब हो सकता है। गॉड पार्टिकल से यह पता चल सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कहां तक हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बार बोसॉन का रहस्य पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसके बाद कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होगी। साथ ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल की जानकारी के बाद इंटरनेट की दुनिया में जबरदस्त तेजी आई। क्या टाइम मशीन की कल्पना हकीकत बन सकती है? इससे भी कुछ सालों में पर्दा हट सकता है। धरती के नीचे धधकते ज्वालामुखी के लावे में ऊर्जा कहां से आती है, ये भी नया कण बताएगा। सर्न की खोज पर प्रतिक्रिया देते हुए वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने कहा है, सर्न के वैज्ञानिक आज के नतीजों के लिए बधाई के पात्र हैं। यह यहां तक पहुंचने के लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और अन्य प्रयोगों के प्रयासों का ही नतीजा है। मैं नतीजों की रफ्तार देखकर हैरान हूं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे जीवन काल में ही ऐसा होगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों वैज्ञानिकों की ये सबसे बड़ी खोज दुनिया और इंसान के लिए किसी वरदान से कम साबित न हो। आज तक ब्यूरो। जरा राजनीति की पथरीली जमीन पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार अपने कामकाज को लेकर थोड़ा कम और फैसलों की वापसी को लेकर जरा ज्यादा ही चर्चा में है। ताजा मामला विकास निधि से विधायकों की गाड़ी खरीदने के फैसले का है, जिसके भारी विरोध के बाद आखिरकार अखिलेश यादव को यू टर्न मार के अपने इस फैसले को बदलना पड़ा। सुनो सुनो सुनो, यूपी की आवाम सुनो। विकास निधि का पैसा अब आपके विकास में ही लगेगा। विकास के पैसे से विधायकों को नहीं मिलेगी कार, क्योंकि अखिलेश सरकार ने बदल दिया है अपना फैसला। 24 घंटे, जी हां, सिर्फ 24 घंटे के भीतर अखिलेश सरकार एक बार फिर अपने ही फैसले से पलट गई। क्षेत्र विकास निधि के पैसे से विधायकों के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला अखिलेश ने वापस ले लिया है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? और ये तो विपक्ष की भूमिका है। अगर कोई फैसला है और सरकार का भी ये लोकतंत्र में फैसला होना चाहिए, जो सुझाव अच्छे उनको मानना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को बजट सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश ने सरकार का एक फैसला सुनाया था। अखिलेश ने क्षेत्र विकास निधि से विधायकों को 20 लाख रुपए तक की कोई भी गाड़ी खरीद की छूट दी थी, लेकिन 5 साल बाद उस गाड़ी को अपने पास रखने के लिए विधायकों को बाजार कीमत पर उसे खरीदना पड़ता। अखिलेश सरकार के इस फैसले पर पूरे विपक्ष ने जोरदार विरोध किया था। खुद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी कहा था कि वो विकास निधि से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। मैं इस विधायक कोटे के पास गाड़ी नहीं लूंगा। हमारी पार्टी ने तय किया है कि क्षेत्र विकास निधि के पैसे से हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र विधायक निधि से गाड़ी नहीं देंगे। दरअसल अगर सभी विधायक गाड़ी खरीदने लगते तो विकास निधि की बड़ी रकम इसमें खर्च हो जाती। यूपी में 403 विधायक हैं और 100 एमएलसी। अगर सभी गाड़ी खरीदते तो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। इसीलिए विपक्ष ने एक सुर में इस फैसले का विरोध किया। भारी विरोध के बाद आखिर अखिलेश को फैसला वापस लेना पड़ा। अब विपक्ष सरकार के इस यू टर्न को अपनी जीत बता रहा है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। एक मुख्यमंत्री यू टर्न ले रहे हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री डेड एंड पर पहुंचे हैं। जी हां, आदर्श सोसाइटी केस में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ साथ अशोक चव्हाण पर गिरफ्तारी की तलवार तक लटक चुकी है। क्या आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण होंगे गिरफ्तार? क्या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पर कसेगा शिकंजा? चार्जशीट में अशोक चव्हाण पर संगीन आरोप। आदर्श केस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने अशोक चव्हाण को आरोपी बनाया।
आज तक के हाथ लगी सीबीआई की एफआईआर रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद अशोक चव्हाण की गिरफ्तारी बहुत हद तक मुमकिन है। सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन राजस्व मंत्री अशोक चव्हाण ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर फ्लैट हथियाने के लिए सोसाइटी में गैर सेना के लोगों को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा। साल 2009 में मुख्यमंत्री होने के बाद अशोक चव्हाण ने सोसाइटी को 15% रिक्रिएशन ग्राउंड की छूट दी, जो सरकार ने पहले मना कर दी थी। इसके बदले में चव्हाण के रिश्तेदारों को आदर्श सोसाइटी में फ्लैट मिले। महाराष्ट्र सरकार के न्यायिक जांच आयोग ने आदर्श की जमीन को राज्य सरकार की करार देकर अशोक चव्हाण को राहत देने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब सीबीआई ने अशोक चव्हाण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर यह बता दिया है कि आदर्श की तलवार अब भी अशोक चव्हाण पर लटक रही है और तब तक अशोक चव्हाण का राजनीतिक पुनर्वसन होना मुश्किल ही है। आदर्श केस में सीबीआई ने कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश की है। आदर्श केस में सीबीआई की चार्जशीट 1000 पेजों की है। इस चार्जशीट में 150 गवाह बनाए गए हैं, जबकि 164 बयान और 150 कागजात लगाए गए हैं। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में कई बड़े लोगों को आरोपी बनाया है। आर.एस. ठाकुर, तत्कालीन एसडीओ, डिफेंस स्टेट ऑफिस, मुंबई, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मदन मोहन वांशु, कन्हैया लाल गिडवानी, भूतपूर्व एमएलसी, रिटायर्ड मेजर जनरल A.R. कुमार, तत्कालीन जनरल ऑफिसर इन कमांड, रिटायर्ड मेजर जनरल तेज कृष्ण कौल, तत्कालीन जीओसी, भारतीय थल सेना, रिटायर्ड ब्रिगेडियर ताराकांत सिन्हा, तत्कालीन कर्नल, पीवी देशमुख, तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी, शहरी विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, रामानंद तिवारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, सुभाष लाला, तत्कालीन प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार, प्रदीप व्यास, तत्कालीन कलेक्टर, मुंबई। सीबीआई के आरोप पत्र में पूर्व आईएएस ऑफिसर प्रदीप व्यास और जयराज फाटक का नाम तो जरूर है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अभी तक सीबीआई को सरकार से नहीं मिली है। वहीं 24 बेनामी फ्लैट के बारे में सीबीआई के आरोप पत्र में साफ कहा गया है कि उनकी जांच अभी भी चल ही रही है। हालांकि चार्जशीट के खिलाफ पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने सीबीआई के अधिकारों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन याचिकाकर्ता की दलीलों ने कोर्ट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सीबीआई को जो जुरिसडिक्शन दिया गया है वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई भी जो है कंडीशन नहीं लगाया गया है। सीबीआई पूरी तरह से तफ्तीश कर सकती है और सीबीआई मैनुअल के प्रोविजंस हम लोग ने पेश किए और ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने इस विषय में कोई भी ओपिनियन नहीं दिया। दरअसल आदर्श सोसाइटी को शहीदों के परिवारों के लिए बनाया जाना था, लेकिन शहीदों के परिवार की जगह नेताओं, नौकरशाहों और सेना के कुछ अधिकारियों ने साजिश करके फ्लैट्स अपने रिश्तेदारों के नाम अलॉट करवा दिए थे, जिसके खुलासे के बाद ही कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। राजेश कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस में ही अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जहां एनकाउंटर को सही ठहराया, वहीं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने खुलकर कह दिया कि चिदम्बरम को पूरी जानकारी है ही नहीं। एक और एनकाउंटर पर चिदम्बरम और उनकी पार्टी में ठन गई। मसला छत्तीसगढ़ का है, जहां पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मारने का दावा किया, लेकिन अब इस पर विवाद हो गया है। चिदम्बरम इसे सही कह रहे हैं तो उनकी पार्टी ही इसे गलत बता रही है। Nobody has called that a false encounter. This encounter, for some reason, is being described as a false encounter. Chief Minister Chhattisgarh spoke to me. I told him it's entirely within his discretion to order any kind of inquiry. But as far as the CRPF is concerned, the DG has told me that he has nothing to hide, he has nothing to fear. It was an operation where, on their way to a point, they were taken by surprise when there was fire upon the group that was going in that team. खुद CRPF, खुद मुख्यमंत्री सब कहते हैं ह्यूमन शील्ड यूज किया है, इसके मतलब इनोसेंस तो हुआ है। उस संदर्भ में कैसा ऑपरेशन करना है वो सोचना था। इस बवाल की एक बड़ी वजह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मानी जा रही है। कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनकाउंटर में कम से कम 5 बच्चे मारे गए। चिदम्बरम इससे पहले भी बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर दिग्विजय सिंह से उलझ चुके हैं। डर यह है कि इस राजनीति में किसी का एनकाउंटर न हो जाए।
चिदम्बरम और एनकाउंटर के साथ विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी चिदम्बरम बयान देकर फंस गए हैं और पार्टी उनका विरोध कर रही है। लेकिन इस बार राजनीति जरा ज्यादा लंबी है, क्योंकि सरकार में रिशफल होना है या चिदम्बरम किसी बड़े पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। संदीप सुनवलकर, दिल्ली, आज तक। मुंबई में आज एक बम मिला, लेकिन वो फिल्मी निकला और इस बम ने जबरदस्त हड़कंप मचाया। दरअसल हुआ ये कि अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल के पास कूड़े के ढेर से एक बच्चे ने बम जैसी एक चीज उठाई और फिर जब उसे खतरे का आभास हुआ तो शोर मचा दिया। उसके बाद तो मुंबई ही नहीं, पूरा देश सख्ते में आ गया कि कहीं ये बम ना हो और कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। लेकिन बाद में पता चला कि ये बम दरअसल फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान है। आज करीब घंटे भर खौफ में रही मुंबई। फिल्मी बम ने दिखाया असली डर। मुंबई में 45 मिनट तक बम का ड्रामा। मुंबई का अंधेरी इलाका। दोपहर के करीब 1:30 बजे जब बम की खबर से मचा हड़कंप। गौर से देखिए इस तस्वीर को। काले टेप में लिपटी लाल रंग की करीब 6 पाइप। देखने से लग रहा है मानो जेलेटिन की छड़ें। पाइप में लाल, पीला, नीला और हरा वायर भी लगे हुए हैं। तस्वीर में कुछ सर्किट नुमा चीज भी दिख रही है। पहली नजर में जो भी इसे देखेगा उसका दिमाग चकरा जाएगा, खासकर मुंबई जैसे शहर में जो आतंकवाद के निशाने पर है। मुंबई में भी ऐसा ही हुआ। अंधेरी के मशहूर इन्फिनिटी मॉल के बाहर जैसे ही इस बम जैसी दिखने वाली चीज पर लोगों की नजर गई, हड़कंप मच गया। अंधेरी में बम जैसी चीज मिलने की खबर पुलिस को जैसे ही लगी, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। खोजी कुत्ते भी बुला लिए गए। साजो सामान से लैस मुंबई पुलिस के बम दस्ते ने जब बम नुमा चीज की पड़ताल की तो जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जो देखने से जिलेटिन की छड़ें लग रही थी, दरअसल वो खाली लोहे की पाइप है। इसमें एल्युमिनियम के टुकड़े डाले गए थे। इसका इस्तेमाल फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए किया जाता है। ये विस्फोटक जो है फिल्म सेटों पर विस्फोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वही विस्फोटक था जो यहाँ रखा गया था। उसके आजू बाजू में बॉम्ब बास्केट लगा दिए थे और उसके पूरा प्रिकॉशन लिया था, लेकिन उसमें कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं है और कोई भी उसमें सर्किट नहीं है। नहीं, ये मेरे ख्याल से शूटिंग के लिए वगैरह किया होगा, कुछ नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हुई थी। चूंकि मुंबई का ये इलाका बॉलीवुड के फिल्म मेकरों का फेवरेट डेस्टिनेशन है, यहाँ अक्सर शूटिंग का काम चलता रहता है। माना जाता है शूटिंग के दौरान स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इसे लाया गया था, जिसे शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म की यूनिट गलती से यहीं छोड़ गई थी। बहरहाल अंत भला तो सब भला। करीब घंटे भर की दहशत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक।